गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन करेंगे आज ज्योग्राफी का लेसन 3 वायुमंडलीय दबाव और हवाएं। इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री का लेसन 3 समाप्त किए हैं और मैंने उसका प्रश्नोत्तर भी करा दिया है। बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय आ रहे हैं वे कॉपी भी जांच करा लिए हैं। जो बच्चे नहीं कराए हैं वो विद्यालय में आकर कॉपी जांच करा लें और पढ़ने के लिए आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 3 वायुमंडलीय दबाव और हवाएं। यानी हमारे ये हवाओं का जो दबाव होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है, इसके विषय में इसका क्या प्रेशर है, हवाएं कैसे दबाव डालती है, किसी वस्तु पर हवाओं का दबाव कितना होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में लिखा हुआ है समुद्री समीर, यानी कि जो समुद्री समीर है, समुद्री समीर ये एक प्रकार की हवा है। यह एक प्रकार की हवा है जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। वे हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। और ये हवाएं जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है और ये कब चलती है, तो यह दिन में चलती है। हमेशा दिन में ही ये हवा प्रवाहित होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है इसमें स्थलीय समीर। अब हम लोग समुद्री समीर के विषय में समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्थलीय समीर। ये है वैसी हवाएं जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जैसे मान लीजिए कि यह जो भाग है इस भाग को कहेंगे स्थलीय भाग। और मान लीजिए कि इधर समुद्र है, तो जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होगी, यानी यहाँ समुद्र की ओर जा रही है, स्थल भाग से हवाएं समुद्र की ओर जा रही है, ऐसी हवाओं को स्थलीय समीर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, स्थलीय समीर कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है तीसरा शब्द है इसमें पवन वेग मापी। तीसरा शब्द के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बोर्ड साफ नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन मेरे आवाज आप लोग को स्पष्ट सुनाई दे देगा। तो आवाज से भी आप लोग सुनकर समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा असुविधा के लिए खेद है। पवन वेग मापी। तीसरा शब्द है पवन वेग मापी। यह पवन वेग मापी क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि हवा की चाल यानी गति मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी कहते हैं। यानी ये चाल को मापता है, यानी चाल मतलब गति को मापता है कि हवा जो चल रही है कितने गति से चल रही है। प्रति किलोमीटर घंटे की रेंज से चलती है तो कितने ये बताएगा, पवन वेग मापी ही बताएगा कि हवा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक यंत्र है। उसके बाद है चक्रवात। स्मरणीय तथ्य में हम लोग समझ रहे हैं, बारी बारी से समझते जा रहे हैं। चक्रवात ये है
चक्रवात है। चक्रवात के बारे में, पवन वेगमापी के बारे में, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, पवन, इस सब के बारे में लेसन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिटेल्स से दिया हुआ है और स्मरणीय तथ्य में संक्षिप्त में दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको आप लोगों के लिए एकदम पूरा डिटेल्स पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदर लेसन में जाने पर भी मिलेगा तो समझने में सुविधाजनक होगी। चक्रवात यानी केंद्र पर कम दबाव वाली आवर्त वायु समूह का अंदर की ओर प्रवाहित होना, यानी चक्रवात उसे कहते हैं जो केंद्र पर, यानी मान लीजिए कि यहाँ केंद्र है और इस केंद्र पर बहुत ही कम दबाव पड़ रहा है, तो जब कम दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, वायु समूह का अंदर की ओर प्रवाहित होगा, यानी इधर दौड़कर वायु आएगा। कहने का अर्थ यह है, मान लीजिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हवाएं जो है कि चारों दिशाओं से दौड़ती है और बहुत सारे कागज को, कूड़े कचरे को उड़ाकर ऊपर की ओर ले जाती है। ऐसा दृश्य आप लोग देखे हैं, देखे होंगे। तो मान लीजिए यह केंद्र है और यहाँ वायु कम है, यहाँ पर वायु जो है ना यहाँ पर कम है, तो जब कम होगा वायु या नगण्य होगा, नहीं भी होगा, तो इस स्थान को भरने के लिए चारों दिशाओं से जो है कि वायु दौड़ेगी। जब चारों दिशाओं से वायु दौड़ेगी तो यहाँ टकराव होगा। क्या होगा? टकराव होगा। और जब टकराव होगा तो यह गोल गोल इस तरह से गोला गोला करके चक्रवात करके ऊपर की ओर उठेगा। समझ गए? प्रति चक्रवात केंद्र पर अत्यधिक उच्च दाब वाली आवर्त वायु समूह का बाहर की ओर प्रवाहित होना, यानी अत्यधिक, जब मान लीजिए ये तो चक्रवात हो गया और इसी पर अगर प्रति चक्रवात आ जाता है तब क्या होगा? जब प्रति चक्रवात आएगा तो यहाँ वायु अधिक हो जाएगा और अधिक होकर यह बाहर की ओर जाएगा। समुद्र में ये चक्रवात समुद्र में आते हैं तो समुद्र में क्या होगा? चक्रवात जब आएगा तो समुद्र के वह स्थान, समुद्र का, मान लीजिए ये समुद्र ही है, इसको क्या मान लेंगे? समुद्र मान लीजिए। इस समुद्र में ही जहां पर कम स्थान है यानी कम हवा है, वहां पर चारों तरफ से हवाएं दौड़ कर आ रही है और पानी को जो है कि हवा के वेग से उसकी लहर जो है उठ रहा है और लहर को गोलाकार बनाकर ऊपर तक उठा देती है। चक्रवात हो गया। अब प्रति चक्रवात में क्या होगा कि केंद्र में हवा अधिक है, ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पर हवाएं का वेग अधिक है, वह जो है कि बाहर की ओर जाती है तो लहरों को जो है ऊंचाई तक उठा देती है और किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। उसको प्रति चक्रवात कहेंगे। कितना मिनट हो गया है? 8 मिनट। आइए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं प्रस्तावना, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनेगा तो अपलोड होने में समस्या हो जाएगा। प्रस्तावना में दिया है कि वायु का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है और यह लगातार सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। पढ़ो तो रीडिंग दो तो प्रस्तावना का। वायु का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है और ये यानी वायु का जो निर्माण हुआ है एकदम छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है। जितने भी छोटे छोटे कण है ना, इन छोटे छोटे कणों के मिलने से ही वायु का निर्माण हुआ है। पढ़ो। यह लगातार सभी दिशाओं में प्रभावित होती रहती है। किसी सामग्री को जलाने पर उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इसके फलस्वरूप अणु तेज गति से इधर उधर घूमने लगते हैं। गर्म करके उस चीज का तापमान बढ़ा देने पर अणुओं को गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है। ये अणु भी तापक्रम में वृद्धि होने के साथ ही एक दूसरे से पृथक होकर गति करने लगते हैं। इस प्रकार वायु में विस्तार होता है और इसकी घनत्व में कमी आती है। परिणाम स्वरूप वायु हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर गति करने लगती है। बैठ जाइए। यानी वायु जब गर्म होगी तो वह हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में इस लेसन के अगले पॉइंट वायुमंडलीय दबाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।